उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और मजबूती के साथ वापसी करने के लिए बीजेपी के ये तमाम दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच में उतरे हुए हैं। घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज में चुनावी मैदान में उतरे और प्रचार करते हुए नजर आए। विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में सभा की, जहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। तीसरी तस्वीर आपके सामने शिकोहाबाद की, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाली। इस दौरान वो घर घर जाकर लोगों से संवाद करते हुए, संपर्क साधते हुए भी नजर आए। हालांकि इन 3 तस्वीरों के अलावा भी तमाम वो तस्वीरें चुनावी राज्यों से सामने आ रही है, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन लगातार सामने आ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुर्जा में लोगों के साथ संवाद किया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अपने संवाद के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने एक साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को घेरा। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सेफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे। उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। अखिलेश राज में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी ने उन्हें निशाने पर लिया। कहा, आज यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं, माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है। इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। सीएम योगी के निशाने पर आज समाजवादी पार्टी भी थी और कांग्रेस, बीएसपी भी। योगी ने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर कहा कि जब देश मुश्किल में था तो भाई बहन को इटली याद आ रही थी। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। विकास के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। कहा, अखिलेश, मायावती और गांधी परिवार ने विकास के नाम पर अपने परिवार का ही विकास किया। ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सेफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे। उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था।
और आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। स्मृति के निशाने पर अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक हिंदुत्व का अपमान करते थे, आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। इस रणबेला में जिन लोगों को हिंदू और हिंदुत्व से परेशानी थी, अब वो भगवान कृष्ण के सपने देखने लगे हैं। लेकिन उनका कड़वा सत्य ये है कि नेताजी सपने देखते हैं कृष्ण भगवान जी के और अपनी पार्टी देते हैं नाहिद हसन जैसे नेताओं के हाथ में। एक भाई ने अभी अभी एक हुंकार भरी कि जो गंगा जल लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, और मंदिर वही बनाएंगे। तो चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद एक बार फिर योगेंद्र उपाध्याय जी को देगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बन रही है। एक कमल का फूल इस विधानसभा क्षेत्र से भी प्रदेश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। योगेंद्र जी ने आज अपने उद्बोधन में पलायन शब्द का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश की आज हकीकत ये है कि अगर पलायन किसी का उत्तर प्रदेश से हो रहा है तो वो अपराधियों का हो रहा है, अपराध का हो रहा है। आगमन अगर हो रहा है तो विकास दस्तक दे रही है हर घर पर, हर परिवार का स्वागत और अभिनंदन मां लक्ष्मी स्वरूपा विकास कर रही है। और बीजेपी के चुनाव प्रचार में आज अपर्णा यादव भी आगे आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सिर्फ यूपी के लिए है। उत्तराखंड और पंजाब में महिलाएं कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों की तरफ भाग रही हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं? क्या सिर्फ चुनावी क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है, उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है। तो एक तरफ जहां महिलाओं का मुद्दा उठाकर अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में महिला सुरक्षा पर हुए काम को भी गिनाया। बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी लगातार अपनी ताकत झोंक रही है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज चेहरे लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी को साधने में लगातार बीजेपी के जो ब्रिगेड हैं वो लगे हुए हैं। स्टार प्रचारक, बड़े चेहरे, जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो कासगंज में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और इस दौरान
पहली की सरकारों पर यानी कि विपक्ष को भी जमकर घेरा, निशाना साधा, तमाम सवाल दागे विकास कार्यों को लेकर। राजनाथ सिंह इसके बाद फर्रुखाबाद में भी चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीर कासगंज जो कि यूपी में है, बेहद अहम सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसे में बीजेपी के जो फायर ब्रिगेड हैं वो लगातार जनता के बीच में उतरकर जनता से वोट देने की अपील करते नजर आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में विकास पहले की अपेक्षा तेजी के साथ हुआ है। सारे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, और मैं तो कहता हूं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने यह भेदभाव नहीं किया कि फला राज्य में दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार है इसलिए वहां सड़कें नहीं बननी चाहिए। यही कांग्रेस की हुकूमत थी, प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना करती थी। लेकिन आज सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है कि जो प्रतिदिन 35 से लेकर 36 किलोमीटर एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करती है। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिकोहाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। फिरोजाबाद जिले में एक सीट बेहद खास है और इस सीट का नाम है शिकोहाबाद, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वीआईपी सीट इस सीट को माना जाता है और यही वजह है कि जेपी नड्डा यहां पर उतरे और घर घर जाकर प्रचार की कमान संभालते हुए, संवाद करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों में, स्थानीय लोगों में जोश नजर आया। उन पर फूलों की बारिश करते हुए, उनके माथे पर तिलक लगाते हुए भी वो नजर आए। जहां तक नजर गई वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा नजर आया। इस सीट पर 20 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं शिकोहाबाद के नतीजों का ऐलान जो है 10 मार्च को बाकी सीटों के साथ होता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश देखिए किस तरह से की जा रही है। शिकोहाबाद 3 बार जहां कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है, एसपी के प्रत्याशियों को जीत भी यहां पर मिली है। 2 बार बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल की है और साथ ही साथ यहां पर यादव मतदाताओं की संख्या देखिए बेहद ज्यादा है। तो समीकरणों को साधने के लिए आज जेपी नड्डा चुनावी मैदान में नजर आए और देखिए किस तरह से सड़क पर सैलाब उमड़ आया उन्हें देखने के लिए। हर कोई यहां पर दिखाई दिया और साथ ही साथ उन पर फूलों की बारिश करके स्वागत भी की गई। और एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में प्रचार का जिम्मा संभाला। तस्वीर देखिए, गोवा की 40 विधानसभा सीटों को साधने की आज कोशिश यहां पर की गई है, क्योंकि एक ही चरण में यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जब गोवा की जमीन पर कदम रखा तो साईं मंदिर गए और साईं बाबा के दर्शन करते हुए, उनकी आरती करते हुए यहां से शुरुआत अमित शाह ने की है और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। गोवा में अमित शाह ने देखिए किस तरह से साईं मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद लोगों से संवाद भी किया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है, वो मोदी का ही नाम हर जगह लेते रहते हैं। हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे। उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, रहने दो, रहने दो, रहने दो। उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी, उनको मोदी फोबिया हो गया। बैठते, उठते, सोते, जागते मोदी 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 मोदी। अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। इनका ट्वीट देखिए, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई नहीं पड़ी, एक भी सकारात्मक। पहले कांग्रेस की सरकार थी, श्री दिगंबर कामत उसके मुख्यमंत्री थे। दिगंबर कामत की सरकार 3 ए से जानी जाती थी, 3 ए से। सबसे पहला ए था अव्यवस्था का ए, दूसरा ए था अस्थिरता का ए और तीसरा ए था अराजकता और भ्रष्टाचार का ए। ये 3 ए ने
पूरे खूबसूरत प्रदेश को तबाह कर कर रख दिया था। और यहाँ पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। भावभीनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी और अब सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वक्त यहां पर तय था आज शाम 5 बजे का, और इसी के तहत पूरी तैयारी की गई। भजन की शुरुआत यहां पर की गई है। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, पूरे देश आज जो है वो नमन यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कर रहा है। और इसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भजन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दे रहा है, जिन्हें बापू कहकर देश पुकारता है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए, उनके स्मरण के लिए आयोजित इस वक्त किया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन भी देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए मास्क मौजूद है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और बस कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी है। भजन का आयोजन पहले से ही ये कार्यक्रम तय था कि शाम 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी। गांधी स्मृति में बापू को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। आम से लेकर खास हर कोई आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आया उनकी पुण्यतिथि पर। और भजन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अब मैं रामधुन गा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग सब गाइए प्लीज। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम शांति शांति शांति। रघुपति राघव राजा राम, रामधुन के नाम से इसे जाना जाता है। एक बेहद प्रसिद्ध और मशहूर भजन जिसके रचयिता श्री लक्ष्मणाचार्य हैं, और ये महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन उस दौर में हुआ करता था। महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता स्मृति में महात्मा गांधी मौन- का जब भी मौन नाम आता है और श्रद्धांजलि जब के भी लिए आप सब भजन का सनोरथ जिक्र के किया स्थान पर जाता खड़े है होकर तो उनका राष्ट्रपिता को सबसे श्रद्धांजलि पसंदीदा अर्पित भजन करें। रघुपति As a tribute to the राघव father of the राजा nation, राम may I request everybody ये to खुद ब kindly खुद rise for a जुबां पर आ silent जाता है। और tribute. यही वजह है कि भजन कार्यक्रम का जो आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में आज आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इस भजन को खास तौर पर शामिल किया गया है। मौन होकर विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जा रही है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। एक आदर्श के तौर पर,
एक महानायक के तौर पर। और फिलहाल मौनता बहुत कुछ कहती है और उनके सम्मान में मौन होकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है। गांधी स्मृति में राष्ट्रपिता को, बापू को श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है। मौन होकर ये श्रद्धांजलि यहाँ पर उन्हें हर कोई इस वक्त दे रहा है। सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त मौजूद है। गांधी स्मृति में बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए खास इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें बापू के पसंदीदा भजन को शामिल किया गया, खासतौर से रघुपति राघव राजा राम, जिसकी धुन आपने सुनी, जिसे राम धुन के नाम से भी जाना जाता रहा है। और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये धुन बेहद प्रिय रहा था। वो इस धुन को सुनते थे, गुनगुनाते थे, और यही वजह है कि भजन कार्यक्रम में इस धुन को खास जगह भी दी गई। शांति शांति शांति। सभी बच्चों से अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाकी सभी अतिथियों से अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले उन्हें विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों को जगह दी गई। उनके स्मरण में ये भजन यहाँ पर बेहद सुरीले तरीके से याद करते हुए बापू को गाए गए, गुनगुनाए गए। रघुपति राघव राजा राम, जो कि सबसे पसंदीदा कहा जाता है कि बापू का ये भजन हुआ करता था, जिसे वो सुना करते थे, अपनी जीवन शैली का उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ था, गुनगुनाते भी थे। एक आदर्श के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गांधी स्मृति में बापू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आम से लेकर खास हर किसी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त सर्वधर्म सभा में मौजूद हैं, जहां उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू को यहां पर दी है। आज पूरा देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यहां पर मना रहा है, नमन उन्हें कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर हर किसी ने भावभीनी श्रद्धांजलि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ पर दी है। और इस बापू के ही स्मरण को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सर्वधर्म सभा, जिसमें भजन भी सुनाए गए बापू को याद करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदुस्तान ने खोया। एक दुखद पल रहा आज का दिन। हालांकि बापू ने जिस तरह से अमिट छाप छोड़ी, वो कभी देश भूल नहीं सकता। उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि हमेशा बापू के लिए, पूरे देश के लिए बेहद खास रही। और यही वजह है कि आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि में गांधी स्मृति में बापू को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें विनम्र और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और सुबह से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। और आइए अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। नोएडा के बख्तावरपुर से एसपीआरएलडी उम्मीदवार सुनील चौधरी पर देखिए किस तरह से नोटों की ये बौछार हुई है। लोग अपने घरों से उन पर नोटों की ये बौछार करते हुए नजर आए। हालांकि उन्हें रोकने की बजाय हाथ हिलाते हुए उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों ने छत से ही नोटों की बारिश करनी शुरू कर दी। छत से ही नोटों की ये बौछार यहां पर की गई। वोट मांगते वक्त दरअसल उम्मीदवार के समर्थकों ने नोटों की ये बारिश की है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर नोटों की इस बारिश की क्या जरूरत यहां पर आन पड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान आखिर कहां तक ये तस्वीर जायज कही जा सकती है।
और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 14 दिन में वो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बागियों को मना लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव अभियान को लेकर अपने दौरे तेज कर दिए हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। सर, रफ्तार पकड़ी? हाँ, निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसमें हम जो इंडोर बैठकें कर सकते हैं या हम जो जनसंपर्क कर सकते हैं, घर घर जाकर, लोगों के पास जाकर, सभी से हम निवेदन कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। और हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है आम जनता का, सामान्य जनता का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, सबका, माताओं बहनों का। और हम आश्वस्त हैं कि हमारी बड़ी बहुमत की सरकार इस बार बनने जा रही है। सर, पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर, उसका बड़े डिस्ट्रिक्ट, आपका प्लान क्या है सर अगले 14 दिन के लिए? अगले 14 दिनों में हम सभी विधानसभाओं में जाएंगे। कहीं पर मैं जाऊंगा, कहीं पर हमारे अन्य नेतागण जाएंगे, हमारे मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे बीच में। जैसे जैसे चुनाव आयोग के अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार जो है हमारी योजना बनेगी। वैसे मेरा अपना स्वयं का जो है लगभग अधिकांश विधानसभाओं में जाने का कार्यक्रम है। सर, कुछ बागी हुए हैं और उनको मनाने की कोशिशें भी जारी, बड़े नेताओं को उसमें लगाया गया। आपको लगता है कि कल शाम 5 बजे तक मान जाएंगे? हाँ, चूँकि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तराखंड में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, यहाँ हुए कामों के कारण से, हमारी पार्टी के संगठन के कारण से और जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना होने के कारण से हमारे यहाँ एक ही विधानसभा में 15-15 लोगों तक का पैनल था, उसमें से किसी एक को मिला है। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत है, बड़ा परिवार है, सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोगों को बात हो रही है सबसे। कांग्रेस भी लगी हुई है पर उनके नेता अभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों, हरीश रावत लाल कुआं में, गणेश गुलजार श्रीनगर में, प्रीतम सिंह चकराता में। तो आपको क्या लगता है सर, ओवरऑल पिक्चर आपको क्या लग रही है? नहीं, हम कहीं कोई शंका नहीं है और बड़े बहुमत की हमारी सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस का झगड़ा लोग देख ही रहे हैं कि हरीश रावत जी जो स्वयं पूरा कह रहे थे कि मैं कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष हैं वो, और उनको खुद ही अपनी सीट वो नहीं ले पा रहे हैं। कभी रामनगर जा रहे हैं, कभी लाल कुआं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को विवाद अच्छे लगते हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, इस मौके पर भी राहुल गांधी राजनीति करने से नहीं चूके। राहुल गांधी ने एक विवादित ट्वीट किया। उन्होंने महात्मा गांधी के बहाने हिंदुत्ववादी संगठनों पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस विवादित ट्वीट पर सियासी पारा गर्मा गया, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बता डाला। राहुल गांधी ने एक बयान देकर एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी और तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां गांधी जी आज भी जिंदा हैं। इस बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हैं। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के बयान को, वो भी आज गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन? देखिए, नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की एक दिन हत्या की, लेकिन नेहरू गांधी परिवार गांधी के विचारों, आदर्शों और दर्शन की हत्या निरंतर करते आ रहा है और तार तार कर रहा है। गांधी वंशवाद में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी वंशवाद के अमरवेल हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि हिंदुत्व यदि इस देश में नहीं होता तो क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष होता? नाथूराम गोडसे को हिंदुत्ववादी कहना न सिर्फ हिंदुत्व की आलोचना है और उसका अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी का भी अपमान है। महात्मा गांधी स्वयं एक बड़े हिंदुत्ववादी थे जो राम राज्य में विश्वास करते थे, धर्म परिवर्तन का विरोध करते थे। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में राहुल गांधी की समझ और हिंदुत्व के बारे में समझ दोनों ही कमजोर है। सर, राहुल गांधी इसके पहले भी हिंदुत्ववाद को लेकर बयान देते रहे हैं, क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए? चुनाव के वक्त इस तरह के बयान आना? देखिए, राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो वो हिंदुओं को गाली देकर हिंदुत्व की अनर्गल आलोचना करके वास्तव में उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर होती है। वो हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करते हैं, उसके नजर कहीं और, निशाना कहीं और होता है। निशाना मुसलमानों का वोट है जो उत्तर प्रदेश में समेटना चाहते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता अखिलेश यादव से है, तो अखिलेश जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं और राहुल गांधी नाथूराम गोडसे का सहारा ले रहे हैं। और संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दिया और कहा कि राहुल गांधी को हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट कर खुशी मिलती है।
मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे कहने की इच्छा नहीं है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। ये दुखद है और अंत में सिर्फ एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। नकवी ने कहा, राहुल गांधी कभी राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं तो कभी हिंदुत्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर कर रहा है। अब जब कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा तो उसके नेता इसी तरह की बात करेंगे, कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। देखिए, राहुल गांधी के विवादित ट्वीट पर यूपी से भी अब रिएक्शन सामने आया। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को कुंठित नेता करार दिया। राहुल गांधी हों या दूसरे नेता हों, ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या ट्वीट यहां पर किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देखिए आज पुण्यतिथि है और इस पर विवादित ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से सामने आया। राहुल गांधी ने लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां बापू आज भी जिंदा हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट सामने आया, जिसके बाद चौतरफा राहुल गांधी अपने विवादित ट्वीट के बाद घिर गए हैं। महात्मा गांधी को दुनिया अहिंसा के लिए जानती है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर शिवसेना नेता संजय राउत ने हिंसा की बात कही। राउत ने कहा कि अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो महात्मा गांधी को नहीं, जिन्ना को गोली मारता। हिंदुत्ववादी होता कोई असली तो जिन्ना को गोली मारता। गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। और कांग्रेस को समर्थन देने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हो गईं। तौकीर रजा की बहू पहले भी कई मौकों पर उनका विरोध कर चुकी थीं। 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की आजादी, निदा खान हमेशा से ही बीजेपी के पक्ष में रहीं और आज लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो गई, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बरेली में दरगाह आला हजरत के परिवार की बहू, कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली निदा खान ने आज भाजपा ज्वाइन की है। और निदा, सबसे पहले तो बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? आपका परिवार बहुत बड़ी शख्सियत रखता है, बरेली नहीं पूरे वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा रुआब है आपके परिवार का, बीजेपी क्यों? जो भाजपा की अभी तक की कार्यकारिणी थी, जो योजनाएं थे हमारे माननीय योगी जी की, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित करती है भाजपा की तरफ। और जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में रहा वो रहा 3 तलाक का कानून। हम लोग ने संघर्ष करा 3 तलाक के कानून पे और बहुत सारे लोगों ने उस पर विरोध भी किया, लेकिन भाजपा ने महिलाओं का साथ दिया और उन लोगों का साथ दिया जो उसका समर्थन कर रहे थे और इस बात को समझा कि 3 तलाक का कानून लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी कुछ बातें हैं जो प्रेरित करती हैं भाजपा की तरफ आने के लिए। साथ ही साथ देखा जाए वुमेन प्रोटेक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात करी गई और उसके साथ ही साथ काम भी करा गया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, जहां आपके ससुर साहब ज्वाइन किए हैं, वो तो 40% टिकट भी दे रही हैं। अगर शायद आप उधर जाती तो आप तो बरेली में कहीं से चुनाव भी लड़ सकती थी, फिर भी भाजपा की तरफ क्यों आ रही? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना आसान है, लेकिन टिकट देना इज़ नॉट कि वुमेन एम्पावरमेंट ही है।
लेकिन विमेन एम्पावरमेंट ये है जब महिलाएं अपनी सुरक्षा और अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, वो चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट पे आती हैं। जैसे हम लोग का संवाद हुआ था सीएम योगी जी से 2 साल पहले, जहां उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां समझी और उसको समझने के बाद उस पर अलग अलग तरीके की स्कीम बनाई, जिससे उनका आवाज़ और पेंशन वगैरह पे, और आयुष्मान कार्ड उनके अलग से बनवाए गए। जो 3 तलाक पीड़िता है उनका आयुष्मान कार्ड अलग से बनेगा, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे भाजपा की तरफ आने के लिए कहती हैं। ससुर से कभी नहीं बनी है आपकी, और आपने खुलकर इस बात का विरोध किया कि जब जो शख्स अपनी बहू को न्याय नहीं दिला सकता, वो लड़कियों को अपनी पार्टी में क्या न्याय दिलाएगा? बिल्कुल, मेरा विवाद चलते हुए 7 साल हो गया है। मुझे लगता है कि जो मामला 7 साल में नहीं निपटा पाए, और जिस तरीके का उत्पीड़न हुआ, और आज 7 साल हो गए, उन्होंने जब भी उन लोगों को मौका मिलता है वो उत्पीड़न करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, वो किसी भी महिला को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिछले 12 घंटे में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा में 4 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि बड़गाम में एक आतंकी को मार गिराया गया। जैश का टॉप कमांडर जाहिद वानी सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ा और मार गिराया गया। सभी आतंकी जैश और लश्कर के थे। मारे गए 5 आतंकियों में एक आतंकी पाकिस्तानी भी था, यानी पाकिस्तान का कनेक्शन देखिए किस तरह से सीधे सीधे एक बार फिर सामने आ रहा है। तो सुरक्षा बल के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनकी कब्र खोद दी गई। बड़गाम में एक आतंकी को मार गिराया गया, तो वहीं पर जैश का टॉप कमांडर भी आज ढेर कर दिया गया। एक पाकिस्तानी आतंकी भी मौत के घाट उतार दिया गया। सभी हिंदुस्तान को दहलाना चाहते थे, नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते, जवानों की अलर्टनेस के चलते, देखिए कितने बड़े साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया गया। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पिछले 12 घंटे में 5 आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जैश का कमांडर भी ढेर हो गया, और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी, ये आतंक पर प्रचंड प्रहार है हमारे जवानों की तरफ से, जो 12 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। घेराबंदी यहां पर आतंकियों की हुई, और एक एक करके आतंकियों की कब्र खोद दी गई हमारी जवानों की तरफ से। ये वो आतंकी है जो हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की कोशिश करते हैं, नापाक साजिश बुनते हैं, लेकिन उनका अंत देखिए किस तरह से यहां पर किया गया। कल हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया, और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था, और इसका भाई भी जो है मीर जो की बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है, और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था, और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जैश का चीफ था पूरे वैली का।